हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हालचाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, लेक्चर का एंजॉय कर रहे होंगे और भी लाइफ को मस्त तरीके से जी रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका ट्यूटर मोहित यादव, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं जीव विज्ञान। तो मैं आपको जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं और ये जो बैच है ये उदय बैच है। उदय बैच मेरे क्लास 9th के प्यारे प्यारे बच्चों के लिए है। क्लास 9th के जो मेरे बच्चे हैं वो यहां पर जो है जीव विज्ञान वाले सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, जीव विज्ञान पढ़ा रहा हूं। और ये जो उदय बैच है ये किसके लिए है, क्लास 9th के बच्चों के लिए है, ठीक है। और जीव विज्ञान में बेटा हम लोग जिस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर है जीवों में विविधता, जिस चैप्टर को हम लोग लगातार अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये जो बेटा लेक्चर जा रहा है जीवों में विविधता, ये कौन सा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर कौन सा है, 9वां लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है बेटा, 9वां लेक्चर है। किसमें, जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म, जीवों में विविधता, ठीक है। जीव विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका लेक्चर नंबर 9 आज जाने वाला है। आज हम लोग इसको बेटा पढ़ने वाले हैं। और यहां पर जो टॉपिक हम लोगों को आज यहां पर डिस्कस करने हैं वो दो टॉपिक हैं। वो कौन कौन से बेटा दो टॉपिक हैं जो हम लोगों को आज यहां पर पढ़ना है, वो है एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा दो टॉपिक हम लोगों को यहां पर पढ़ने हैं, ठीक। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कितने टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा ये क्या चीज है, किसमें आ रहा है। अब जो बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देख रहे होंगे उनके लिए तो ये एकदम नई चीज होगी कि सर ये जो एनेलिडा है और ये जो आर्थ्रोपोडा है ये क्या है, किसमें आएगा, ये पेड़ पौधों में आएगा कि एनिमलिया में आएगा, किसमें आएगा, क्या चीज है ये। तो चलो यहां पर इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं कि हम लोग आज जिस टॉपिक को कवर कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहां से, क्योंकि ये तो बीच का टॉपिक है कि नहीं। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमलिया। हम लोगों ने शुरुआत की थी जगत से, ठीक है ना। जगत जिसको क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं, किंगडम कहते हैं। और यहां पर 5 जगत दिए गए थे, ठीक है। कितने जगत की चर्चा की गई थी, 5 जगत की चर्चा की गई थी, जिसमें से सबसे पहला जगत क्या था बेटा, मोनेरा। दूसरा क्या था, प्रोटिस्टा, ठीक। फिर फंजाई, ठीक है। इसके बाद क्या था, प्लांटी, और फिर सबसे लास्ट में था एनिमलिया। ठीक है ना। तो कितने चीजें हैं यहां पर बेटा, 5 चीजें हैं। पहला जो जगत है, जो पहला किंगडम है वो कौन सा है, मोनेरा है। फिर प्रोटिस्टा है, फिर फंजाई है, फिर प्लांटी है, और फिर एनिमलिया है। यहां पर 5 जगत की चर्चा हम लोग कर रहे थे, ठीक है। जिसमें से मोनेरा के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं, प्रोटिस्टा के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, फंजाई जिसको हिंदी में, ठीक है, फंजाई अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द है, इसको कहते क्या है, इसको कवक कहते हैं, ठीक है। प्लांटी में हम लोग पढ़ते हैं पेड़ पौधों के बारे में, ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और एनिमलिया में हम लोग पढ़ते हैं जीव जंतुओं के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या है बेटा, ये जगत है। और ये जगत को जो है किसने दिया था, तो इसको दिया था R.H. विटेकर ने। कब दिया था, 1969 में दिया था, ठीक है। 1969 में दिया था। 1969 में R.H. विटेकर नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जगत को, किंगडम को दिया था और क्या बताया था,
5 जगत की चर्चा इन्होंने करी थी, ठीक है। इसके अलावा 2 जगत, शुरुआत में 2 जगत, फिर 3, फिर 4 और 5 और फिर 6 जगत तक भी जो है जगत की चर्चा करी गई थी। और 6 जगत में क्या किया गया था, इसी मोनेरा को, मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, तो इसी को जो है आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। कौन आते हैं इसके अंदर, बैक्टीरिया आते हैं। और इसी बैक्टीरिया को 2 पार्ट में, एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। ठीक है ना, 2 अलग अलग इसको भागों में विभाजित कर दिया गया था। और जो है तो 6 जगत में क्या किया गया था, 6 जगत में मोनेरा में जो है मोनेरा नहीं दिया गया, आर्की बैक्टीरिया दिया गया और यू बैक्टीरिया, 2 अलग अलग। तो एक हो गया आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया। कितने हो गए, 6। लेकिन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों के अंदर ही किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। चाहे आर्की बैक्टीरिया पढ़ो आप, चाहे यू बैक्टीरिया पढ़ो, है ना, तो दोनों के अंदर तुमको किसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में। तो आर.एच. विटेकर साहब ने कहा कि आर्की और यू इन दोनों ही बैक्टीरिया को किसके अंदर रख दो, मोनेरा के अंदर डाल दो। ठीक है ना, 6 जगत बिना मतलब में बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। तुम बहुत सारी किताबें लेकर के बैठ जाओ और पढ़ो तुम बिल्कुल नहीं, तो क्या ही फायदा है। इससे अच्छा आपकी टेबल पे एक किताब हो और उसी किताब को तुम 1 बार 2 बार अच्छे से पढ़ लो तो बस बहुत है, पर्याप्त है कि नहीं। अब 4 किताबें लेकर के बैठने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक किताब को 4 बार पढ़ो तो वो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो 4 अलग अलग नोट्स नहीं पढ़ो। हाँ, अगर आपको कंटेंट चाहिए कि नहीं हमको यहां से नहीं, यहां से हो सकता है कुछ और कंटेंट मिल जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन 4 अलग अलग किताबों को पढ़ने से ज्यादा अच्छा है एक ही किताब को कितनी बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। तो वही जो है आर.एच. विटेकर साहब ने कहा कि आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दोनों के अंदर तुमको किसको बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है ना। तो फिर अलग से इन दोनों को क्यों रखा गया, एक ही में रख दो। तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों को एक में रख दिया गया, क्योंकि दोनों में ही किसके बारे में अध्ययन करना है, बैक्टीरिया के बारे में। और बैक्टीरिया को उठा के किसमें रख दिया, मोनेरा में। ठीक, तो जब मोनेरा पढ़ेंगे तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। वहीं जब हम लोग प्रोटिस्टा की चर्चा करेंगे तो यहां पर हम लोग अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, युग्लिना के बारे में पढ़ेंगे, डायटम्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ पढ़ेंगे, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, फंजाई की जब हम बात करेंगे तो यहां पर हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। ईस्ट भी एक कवक होता है, राइजोपस भी कवक है, म्यूकर भी कवक है, ठीक है। तो फिर हम लोग कवक के बारे में पढ़ेंगे। वहीं प्लांटी के जब हम लोग अध्ययन करेंगे तो हम लोग पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, और जब एनिमलिया पढ़ेंगे तो जीव जंतुओं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना, ये सारे की सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। फंजाई भी हम लोग कवर कर चुके हैं और प्लांटी भी कवर कर चुके हैं। अभी जो रिसेंट टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, एनिमलिया चल रहा है। क्या चल रहा है, एनिमलिया चल रहा है। और अगर बात करते हैं किसकी, एनिमलिया की, एनिमलिया की अगर बात करते हैं तो एनिमलिया में बेटा बहुत सारे फाइलम आते हैं। ठीक है, एनिमलिया में क्या आते हैं, बहुत सारे फाइलम आते हैं। उन सभी फाइलम की चर्चा हम लोगों को कहां करनी है, एनिमलिया में करनी है। तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो सबसे पहला फाइलम क्या आ जाता है, सबसे पहला फाइलम आता है पोरीफेरा। जिन बच्चों को ये चीज आती है, जो बच्चे इस लेक्चर को, मेरे लेक्चर को लगातार देख रहे हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार इस चीज को देख रहे हैं उनको यहां पर ये चीज समझ में आएगी कि एनिमलिया में कितने सारे फाइलम है। अगर आता है तो वेल एंड गुड, और नहीं आता है तो आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जिस आज टॉपिक की जिसकी चर्चा करनी, जो शुरुआत में हमने आपको बताया था कि 2 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना, तो वो यहां पर किस जगह पर आएंगे और उनके बारे में चर्चा करनी है, तो वो भी हम लोग जान लेंगे। फिर एक एक करके दोनों टॉपिक के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले किसके बारे में हम लोगों को देखना है, पोरीफेरा के बारे में देखना है, ठीक है ना। इसके बाद पोरीफेरा हो गया, फिर सीलेंट्रेटा,
ठीक। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा, फिर पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेटा, प्लेटी हेलमिंथेस और एसके हेलमिंथेस, इसी को कहते हैं निमेटोडा, है ना, क्या कहते हैं, निमेटोडा। निमेटोडा को ही क्या कहते हैं, एसके हेलमिंथेस भी कहते हैं, ठीक है। एसके हेलमिंथेस भी कहते हैं, ठीक। तो चाहे निमेटोडा कह लो, चाहे एसके हेलमिंथेस कह लो। इसके बाद आता है बेटा एनेलिडा। क्या आता है, एनेलिडा। फिर देखते हैं हम लोग ऑर्थोपोडा के बारे में। ऑर्थोपोडा, देन मोलस्का, फिर मोलस्का हो गया, इकाइनोडर्मेटा, ठीक, इकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकॉर्डेटा, और फिर सबसे लास्ट में आ जाएगा वर्टिब्रेटा। ठीक है, इसी को कशेरुकी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कशेरुकी भी कहते हैं, ठीक। तो ये इतने फाइलम है। कितने फाइलम हो गए, लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लगभग 10 फाइलम की चर्चा हम लोग करेंगे, किसमें, एनिमलिया में करेंगे। तो अब ये जो एनिमलिया जो जगत है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना है। तो ये जो एनिमलिया जगत है जिसमें हम लोग जीव जंतुओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसमें 10 फाइलम के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है। कौन कौन से 10 फाइलम है, एक बार जरा फिर से सभी लोग बोलेंगे मेरे साथ, बोलो बेटा। पहले क्या हो जाएगा, पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, फिर प्लेटीहेलमिंथेस, फिर निमेटोडा, और निमेटोडा को ही बोलते हैं क्या, एस्के हेलमिंथेस, देन एनेलिडा, फिर ऑर्थोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इसके बाद आ जाएगा बेटा क्या, इकाइनोडर्मेटा और प्रोटोकॉर्डेटा, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वर्टिब्रेटा, या इसी को क्या बोलेंगे, कशेरुकी बोलेंगे, कॉर्डेटा बोलेंगे, ठीक। तो कितने फाइलम हो गए, 10। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो बेटा पोरीफेरा पढ़ चुके हैं, ठीक, सिलेंट्रेटा भी पढ़ चुके हैं,
प्लेटीहेल्मिन्थेस भी पढ़ा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, निमेटोडा को भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो 4 यहां पर हम लोग जो है फाइलम को पढ़ चुके हैं। पोरीफेरा पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, पिछले के पिछले लेक्चर में, ठीक। फिर मतलब लेक्चर नंबर 7 में, लेक्चर नंबर 8 में, लेक्चर नंबर 8वें में आप लोगों ने सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस और निमेटोडा के बारे में चर्चा करी, ठीक। आज हम लोग जिस लेक्चर को पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो एनेलिडा है और ऑर्थोपोडा है, ठीक। तो आज हम लोग एनेलिडा और ऑर्थोपोडा को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड देन प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में भी बहुत सारे फिर उपवर्ग हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोगों को किसकी चर्चा करनी है, एनेलिडा की चर्चा करनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां पर बहुत ही मजेदार जीव जंतुओं के बारे में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे जीव जंतु जिनकी जो बॉडी है, जिनका शरीर है वो खंड में विभाजित होता है, बहुत सारे खंड जो है पाए जाते हैं, तो उसकी चर्चा हम लोग यहां पर आज करने वाले हैं। और ऑर्थोपोडा के बारे में तो बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये ऑर्थोपोडा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप यहां पर ये जितने सारे फाइलम देख रहे हो तुम, ये जितने भी फाइलम तुमको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, एक बार जरा फिर से बोलेंगे कौन कौन से फाइलम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सब आपको याद करने हैं। तो कौन कौन से फाइलम दिख रहे हैं बेटा, पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा, एनेलिडा और फिर ऑर्थोपोडा, ठीक है। 5 इधर हो गए और 5 इधर हो गए। ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, ठीक। इन पूरे के पूरे 10 फाइलम में से जो ऑर्थोपोडा है ना, ये बेटा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है ना। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये सबसे बड़ा फाइलम है। क्या है ये? सबसे बड़ा फाइलम है। कौन? ऑर्थोपोडा, ठीक है ना। पूरे के पूरे 10 फाइलम में से, पूरे एनिमलिया में से जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन है? ऑर्थोपोडा है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो कौन है? वो मोलस्का है। मोलस्का कितने नंबर पे आता है? तो सेकंड नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन पहले नंबर पे, ठीक है ना, पहले नंबर पे जो सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन है? ऑर्थोपोडा है। जितने भी आपको इस पृथ्वी पर जानवर दिखते हैं या छोटे छोटे जीव जंतु दिखते हैं, एनिमल दिखते हैं, इस पूरे पृथ्वी पर जितने भी आपको एनिमल दिख रहे हैं, उस पूरे एनिमल का 2/3 कि अगर ये मान के चलो कि अगर 3 एनिमल हैं या 300 हैं, अगर आप ऐसे मान के चलो कि पूरी पृथ्वी में 300 हैं, हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम मान लें कि 300 अगर जीव जंतु हैं, तो 300 में से 200, 2/3 का मतलब क्या हो गया? 300 में से 200 जो जीव जंतु हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 2/3 है ना, मतलब 300 में से 200 जीव जंतु सिर्फ किसमें आ रहे हैं? ऑर्थोपोडा में आ रहे हैं। अगर आप मान के चलोगे कि 3000 जीव जंतु हैं, तो 3000 में से 2000 जीव जंतु सिर्फ और सिर्फ किसमें आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। तो 2/3 पूरी पृथ्वी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में से 2/3 जीव जंतु बेटा सिर्फ किसमें पाए जाते हैं? ऑर्थोपोडा वाले फाइलम में पाए जाते हैं। इसलिए यह सबसे बड़ा फाइलम है और सबसे ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं किसके बारे में? एनेलिडा के बारे में चर्चा करते हैं कि एनेलिडा में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव जंतुओं के बारे में कि कौन कौन से जीव जंतु आते हैं, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन से जीव जंतु आते हैं ये ज्यादा जरूरी है। इनके उदाहरण आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इनके उदाहरण आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पर जो आता है वो नेरिस है। कौन है? नेरिस है। ये नेरिस में आपको ये कुछ धागे के आकार की या ये कुछ जो है आपको संरचनाएं दिख रही हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, बाल के आकार की संरचना है, ठीक है ना। इनको क्या कहते हैं? पार्श्वपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्वपाद कहते हैं, ठीक है। मतलब और अंग्रेजी में इसको पैरापोडिया कहते हैं। तो अंग्रेजी में जान के क्या ही करना है, लेकिन फिर भी जान लो। क्या कहते हैं? पैरापोडिया कहते हैं, पार्श्वपाद कहते हैं। ये जो आपको यहाँ पर ये जो धागे के आकार की ये इस तरह से इसके पूरे शरीर में यहाँ पर ये जो आपको संरचना दिख रही है, ये कैसी है? इसके धागे के आकार की संरचना है, बालों के आकार की संरचना है, जिसको पार्श्वपाद कहते हैं। और ये क्या काम करती है? ये तैरने में मदद करती है। क्या करती है? ये तैरने में सहायक, ठीक है। ये जो पार्श्वपाद होते हैं ये तैरने में सहायक होते हैं, ठीक है।
और ये किस में पाए जाते हैं? नेरिश में पाए जाते हैं। लेकिन आप ये भी यहां पर देख रहे हैं कि ये जो इसका शरीर है, ये देखो, ये जो इसका शरीर है, इस शरीर में आपको क्या दिख रहा है? ये खंड है ना, किसमें विभाजित है? ये खंडों में विभाजित है। इसकी बॉडी में क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? खंड दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये जो है एनेलिडा के जीव जंतुओं की खासियत है। वहीं आप देखेंगे केचुए के शरीर को देखेंगे तो केचुए के शरीर में भी आपको क्या दिख रहे हैं? देखो, ये इसकी बॉडी में भी आपको क्या दिख रहे हैं? इसकी बॉडी में आपको खंड दिख रहे हैं, है ना। तो पूरी बॉडी क्या है? खंडित है। पूरी बॉडी क्या है? खंडित है, खंड में, टुकड़ों में विभाजित है, ठीक है ना। वहीं आप जोक का चित्र देखेंगे तो ये जो नेरिश है या केचुआ है या फिर ये जोक है, ठीक है ना। अब ये जोक परजीवी है। ये जोक कैसी है? जोक परजीवी है, ठीक है ना। और कैसा परजीवी? बाय परजीवी, अंता परजीवी नहीं है, बाय परजीवी। क्यों? आपने अक्सर देखा होगा कि ये जो जोक है ना, ये आपके शरीर के बाहर, शरीर की सतह पे कहीं पर भी चिपक जाती है और क्या करने लगती है? खून पीने लगती है, ठीक है ना, रक्त चूसने लगती है। तो ये जो जोक है ये क्या है? परजीवी है और बाय परजीवी है। बाय परजीवी क्यों है? क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर नहीं है, ये हमारे शरीर के बाहर से क्या कर रही है? रक्त चूसने का काम कर रही है। हमारे शरीर की सतह पर चिपक जाती है और चिपक करके रक्त चूसने का काम करती है, ठीक है ना। तो इसलिए जोक क्या है? परजीवी है। और ये सारे उदाहरण किस में आ जाएंगे बेटा? ये जो है एनेलिडा में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? एनेलिडा में आ जाएंगे, ठीक है। क्या है एनेलिडा के बारे में? तो देखो क्या लिखा हुआ है यहां पर कि जो एनेलिडा के जंतु हैं, जो एनिलिडा के जो भी जंतु हैं वो कैसे होते हैं? द्विपार्श्व समिति होती है। कैसे? द्विपार्श्व समिति होती है। अब मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि बेटा ये द्विपार्श्व समिति क्या होती है। द्विपार्श्व समिति का मतलब ये होता है कि कोई भी जीव, किसी भी जीव को जब आप एक बिल्कुल सीधी रेखा से ऐसे काटते हैं, उसको सीधी रेखा से ऐसे विभाजित करते हैं, तो जो उसका शरीर है वो दो टुकड़ों में, अलग अलग दो टुकड़ों में एक समान या बराबर भागों में विभाजित होता है, ठीक है ना। कैसे विभाजित होता है? एक समान या बराबर भागों में विभाजित होता है। जैसे यहां पर आप जो है इसका चित्र देख रहे हैं, जैसे अब नेरिस को ही देख लो, ठीक है ना। ये नेरिस है ना, ठीक है। अब इस नेरिस को क्या करो? इसको देखो दो, अब देखो इसको दो भागों में विभाजित कर रहे हैं, है ना। अब जब आप इसको दो तरह से दो भागों में विभाजित करेंगे तो देखो ये वाला हिस्सा, देखो ये इधर दाईं तरफ है, तो ये देखो ये बाईं तरफ भी है ना। दो बराबर भागों में, ये जो बॉडी के हेयर्स इधर हैं, ये बॉडी के हेयर इधर भी हैं, ठीक है ना। पार्श्वपाद इस तरफ है तो पार्श्वपाद इस तरफ भी है ना। मतलब कि एग्जैक्ट दो बराबर भागों में क्या हो जाएगा? वो जंतु विभाजित होगा। चाहे फिर वो नेरिश हो या केचुआ हो या जोक हो, इसको आप दो भागों में इस तरह से विभाजित करोगे तो क्या होगा? शरीर दो बराबर बराबर हिस्सों में, दाएं और बाएं दो बराबर भागों में क्या होगा? विभाजित होगा, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? इसको द्विपार्श्व समिति कहते हैं। द्वि का मतलब क्या हो गया? द्वि का मतलब हो गया दो। द्वि का मतलब क्या हो गया? द्वि का मतलब हो गया दो। दो बराबर या फिर समान भागों में विभक्त होना, ठीक है। दो बराबर या समान भागों में विभक्त होना, ठीक है, क्या कहलाता है? द्विपार्श्व समिति कहलाता है, ठीक। वहीं दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है? कैसे होते हैं? ये त्रिकोरिक होते हैं। कैसे होते हैं? त्रिकोरिक होते हैं। तो बेटा त्रिकोरिक के बारे में हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि त्रिकोरिक का मतलब क्या है। त्रिकोरिक का मतलब ये है कि जो इनका शरीर है वो तीन कोशिकीय स्तर से बना होता है। कितने कोशिकीय स्तर से बना होता है? तीन कोशिकीय स्तर से बना होता है। वो कौन कौन से तीन कोशिकीय स्तर होते हैं? तो बेटा एक तो हो जाएगा सबसे बाह्य स्तर, क्या हो जाएगा? बाह्य स्तर। दूसरा हो जाएगा अंतः स्तर, क्या हो जाएगा? एक हो गया बाह्य स्तर, दूसरा अंतः स्तर, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? मध्य स्तर, मध्य स्तर,
ठीक। अब बेटा ये जो बाह्य स्तर होता है, तो बाह्य स्तर को क्या कहते हैं? बाह्य स्तर को कहते हैं एक्टोडर्म। बाह्य स्तर को क्या कहते हैं? एक्टोडर्म। अंतः स्तर को क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्म कहते हैं। वहीं जो मध्य स्तर है बेटा, उसको क्या कहते हैं? उसको मीजोडर्म कहते हैं। जो मध्य का स्तर है उसको क्या कहते हैं? मीजोडर्म कहते हैं। जो बाह्य का स्तर है, बाहर का स्तर है, बाहरी तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको एक्टोडर्म कहते हैं। जो अंदर की तरफ जो लेयर पाई जाती है उसको एंडोडर्म कहते हैं। ठीक, तो ये तीन तरह के जो कोशिकीय स्तर हैं, ये तीन तरह का जो कोशिकीय स्तर है, जो लेयर पाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को त्रिकोणिक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणिक कहते हैं। और द्विपार्श्व सममिति क्या है? जब किसी जीव को एक सीधी रेखा से होते हुए एक ही अक्ष से, दो अक्ष से नहीं, आपका तो सर ऐसे काटेंगे तो दो बराबर भागों में विभाजित, नहीं, अब ऐसे काटोगे तो सर अलग हो गया, बाकी का धड़ अलग हो गया, तो ऐसे नहीं काटना है, एक सीधा अक्ष काटना है, एक सीधे अक्ष से काटना है। जब आप बिल्कुल उसको ऐसे काटोगे तो एक आंख इधर आ जाएगी, एक आंख इधर, ठीक है ना, एक हाथ इधर चला गया, एक हाथ इधर चला गया, एक पैर इधर चला गया, एक पैर इधर, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित होगा, उसको द्विपार्श्व सममिति बोलेंगे। क्लियर है ना इतना? ठीक। दूसरी बात जो मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या है कि इनका जो वास्तविक इनका जो जीवों का जो शरीर होता है उसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, मतलब देह गुहा पाई जाती है, मतलब कि जो वास्तविक अंग हैं वो शारीरिक संरचना में निहित रहते हैं, अतः अंगों में व्यापक भिन्नता होती है। क्या होती है? व्यापक भिन्नता होती है, जिसकी वजह से यह भिन्नता इनके शरीर में, यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से लेकर के, कहां से? सिर से लेकर के पूंछ तक, सिर से लेकर के पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना? डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन है। डिट्टो एनसीईआरटी की लाइन क्यों लाए हैं? आपको समझाने के लिए। क्या अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंगों में व्यापक भिन्नता होती है? क्यों? क्योंकि यह भिन्नता इनके शरीर के सिर से लेकर के पूंछ तक एक के बाद एक खंडित रूप में उपस्थित होती है। तो खंडित का मैंने आपको दिखाया था, ये जो यहां पर आपको चित्र दिख रहा है, ये नेरिस है, ये केचुआ है, ये जोक है, इन सभी में क्या पाए जा रहे हैं? इन सभी में खंड पाए जा रहे हैं। देखो ये दिखाया था ना मैंने आपको, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या पाए जा रहे हैं? खंड पाए जाते हैं। तो जो पूरा का पूरा इनका शरीर है ना, वो किस में विभाजित होता है? खंडों में विभाजित होता है। वहीं चाहे केचुए का शरीर देख लो, वो भी क्या है? खंडों में इस तरीके से विभाजित है। ठीक है ना? वहीं आप जोक का शरीर देख लो, ये भी देखो ऐसे क्या है? खंडों में विभाजित है कि नहीं है? तो इस उपवर्ग या इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं उसमें क्या होते हैं? जो उनका शरीर है वो इस तरीके से खंडों में विभक्त पाया जाता है। ठीक है ना? तो खंडों के रूप में उपस्थित होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है? ये स्थलीय होते हैं, मतलब कि भूमि में भी पाए जाते हैं, और ये जलीय होते हैं, मतलब कि जल में भी पाए जाते हैं, मतलब दोनों होते हैं। ठीक है ना? तो स्थलीय होते हैं, जमीन में भी पाए जाएंगे, और जलीय होते हैं, जल में भी पाए जाएंगे। अब आप अगर जल की बात करोगे तो बेटा जल भी दो तरह का होता है। एक ऐसा जल होता है जिसमें नमक पाया जाता है, जिसमें नमक उपस्थित होता है ना, तो वो कैसा होता है? वो लवणीय जल होता है, मतलब उसमें लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लवण, सॉल्ट, है ना? जैसे मान लो आप पानी पी रहे हो, ठीक है, अब आप पानी पी रहे हो तो एक हो गया सादा पानी, स्वच्छ पानी, ठीक है। अब नमक डाल दोगे तब भी वो स्वच्छ ही है, ऐसा नहीं वो स्वच्छ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक आपने सिंपल पानी लिया, ना उसमें नमक है ना शक्कर है, कुछ नहीं है, तुमको प्यास लगी थी, तुमने पानी लिया और पी गए, ठीक है। लेकिन अब तुमको डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो रही है, मतलब जो है शरीर से पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है ना, चक्कर से आ रहे हैं, तो तुमने क्या किया, उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा शक्कर डाल के उसको तुमने बढ़िया से हिला करके पी लिया। तो अब ये क्या करता है? डिहाइड्रेशन को कम करता है। मतलब अगर तुम्हारे शरीर में पानी की कमी हो रही है तो आप क्या करेंगे? पानी लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और थोड़ी सी शक्कर, उसको घोर के पी लेंगे। बिल्कुल ग्लूकोज का काम करता है ना, ग्लूकोन डी का काम करता है, ठीक है। तो अब ये जो पानी आपने पिया डिहाइड्रेशन की वजह से, ये पानी आपने क्या पिया? ये कैसा? लवणीय पानी, क्योंकि इसमें लवण है ना, इसमें सॉल्ट है।
एक जो पानी जो आप अक्सर पीते हो, जो आपको प्यास लगती है, उसमें कोई नमक नहीं, कोई शक्कर नहीं, कोई दुनियादारी नहीं, पानी उठाया चुपचाप पी लिया। तो वही यहां पर लिखा हुआ है कि स्थलीय होते हैं और जलीय होते हैं, दोनों होते हैं। लेकिन जो जलीय है ना, तो जो जलीय एनिलिडा है वो या तो आ लवण होंगे। आ लवण का मतलब कि वहां पर जो पानी है उसमें लवण की मात्रा नहीं होगी, मतलब एकदम प्योर स्वच्छ वाटर होगा, पानी होगा, ठीक है ना। दूसरा लवणीय जल भी हो सकते हैं। लवणीय जल का मतलब कि अभी मैंने आपको बताया, उसमें आपने नमक या पानी का जो पानी में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, तो पानी कैसा होगा, लवणीय, मतलब। और लवणीय पानी अक्सर कौन सा होता है, समुद्री जल होता है। कौन सा होता है, समुद्री जल। समुद्र में खारा पानी होता है, सुना है ना, कैसा पानी होता है, खारा पानी होता है। तो खारा क्यों है, नमक की वजह से। तो लवणीय जल हो गया। तो ये जो एस्केरिस है, एस्केरिस के अंदर जितने भी जीव जंतु आते हैं, चाहे केचुआ आए, चाहे जोक आए, चाहे नेरिस हैं, ये जितने भी जीव जंतु हैं, ये समुद्र के पानी में भी मिल सकते हैं, लवणीय जल में भी मिल सकते हैं, और स्वच्छ पानी में भी मिल सकते हैं। और यही नहीं, ये हमको भूमि में भी मिल सकते हैं, जमीन में। कि केचुआ अक्सर कहां आपको पाया जाए, केचुआ कहां मिलता है, जमीन में मिलता है ना। और कहते हैं केचुआ जो है वो जो किसान है उनका दोस्त होता है, क्यों, है ना। कहते हैं अर्थवॉर्म, केचुआ क्या होता है, किसानों का दोस्त होता है। क्यों, क्योंकि वो भूमि की जो उर्वरता होती है उसको बढ़ाता है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है ना। जमीन में होता है, जमीन में ऐसे ऊपर नीचे करता रहता है, तो जो जमीन है ना उसकी जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाती है, अपने आप बढ़ने लगती है। तो किसानों के दोस्त, किसानों के मित्र के रूप में भी हम किसको जानते हैं, केचुए को जानते हैं। तो जमीन में ही पाया जाता है, जल में भी। और जल में भी तो लवणीय भी हो सकता है, अलवणीय भी हो सकता है, दोनों प्रकार के जल में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा एडवांस टाइप का होता है एनिलिडा, कैसा होता है, एडवांस टाइप का होता है तो संवहन तंत्र भी मिलेगा, पाचन तंत्र भी मिलेगा, उत्सर्जन तंत्र भी मिलेगा, और तंत्रिका तंत्र भी मिलेगा, ठीक है। ज्यादा महत्वपूर्ण यहां पर क्या है, ये जो उत्सर्जन तंत्र होता है, कौन सा, उत्सर्जन तंत्र। उस उत्सर्जन तंत्र का नाम पूछ लेते हैं भाई साहब कि भैया जो एनिलिडा है, जो एनिलिडा के अंतर्गत जो जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके जीव जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र कौन सा होता है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बेटा कौन सा उत्सर्जन तंत्र होता है यहां पर, तो नेफ्रीडिया होता है। कौन सा होता है, नेफ्रीडिया, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है, ये उत्सर्जन तंत्र, क्या है, उत्सर्जी अंग है। नेफ्रीडिया क्या है, उत्सर्जी अंग है। किसका उत्सर्जी अंग है, एनिलिडा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जो प्लेटीहेल्मिन्थीज है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी उत्सर्जी अंग पाया जाता है। और कौन सा उत्सर्जी अंग पाया जाता है, वहां ज्वाला सेल्स होती है, फ्लेम सेल्स होती हैं, है ना, फ्लेम सेल्स, जिनको ज्वाला कोशिका कहते हैं। तो वो जो ज्वाला कोशिका है वो क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का उत्सर्जी अंग है। उसी प्रकार से एनिलिडा के अंतर्गत पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनका जो उत्सर्जी अंग होता है वो क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, ठीक है ना। अब उत्सर्जन के बारे में मैंने आपको बताया था, शरीर के अंदर नाइट्रोजन युक्त जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, वो उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। उदाहरण की बात करेंगे तो केचुआ आ जाएगा, नेरिस आ जाएगा, जोक आ जाएगी, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हमको यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहां पर आप लोगों ने देखा कि ये सब किसके उदाहरण हैं बेटा, ये सब के सब यहां पर एनिलिडा के उदाहरण देखने को मिले। वहीं जब हम लोग आगे चल करके बात करेंगे तो आगे आपको मिलेगा ऑर्थोपोडा के बारे में, ठीक है ना। ये अगला फाइलम है। नेक्स्ट इसको किस नाम से जानते हैं, ऑर्थोपोडा के नाम से जानते हैं। दिख रहा है, कहां से दिखेगा, अभी सही है ना, ठीक, ऑर्थोपोडा, ठीक है ना। तो ये जो ऑर्थोपोडा है हमने आपको बताया भी था इसके बारे में। इसकी खास बात क्या है बेटा, कि ये पहला, फर्स्ट मतलब पहला सबसे बड़ा क्या है, फाइलम है, क्या है, पहला सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है ना। अब पहला ना भी लिख दो, सबसे बड़ा फाइलम है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ना लिखो पहला, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा कोई है ही नहीं, समझे ना, इससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऑर्थोपोडा खास बात क्या है कि सबसे बड़ा फाइलम है। कितना बड़ा फाइलम है, तो ये इतना बड़ा फाइलम है कि पूरी पृथ्वी में पाए जाने वाले समस्त जीव जंतुओं का 2/3 जो है जीव जंतु सिर्फ किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं। अब ये 2/3 का मतलब क्या है कि अगर मान लो 2/3 का मतलब क्या है, अगर मान लो पूरी पृथ्वी में
जीवों की संख्या कितनी है? 3। मान लो कितनी संख्या है? 3। तो 3 में से 2 जीव जंतु किसमें आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे। अगर हम 3 को 300 मान लें कि पूरे पृथ्वी पर जीव जंतुओं की संख्या कितनी है? 300 है, तो 300 में से 200 जीव जंतु किसमें आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे। ठीक है ना? तो पूरे पृथ्वी में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का 2/3 किसमें आता है बेटा? ऑर्थोपोडा में आता है। इतना ज्यादा बड़ा क्या है? ये फाइलम है। जितने भी तुमको छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु दिखते हैं, जितने भी तुमको कीड़े मकोड़े दिखते हैं, जितने भी, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऑर्थोपोडा में आते हैं। चाहे वो तितली हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो टिड्डा हो, ठीक है, चाहे वो और क्या कह सकते हैं, तितली हो गई है ना, मच्छर हो गए, टिड्डा हो गया, या और भी जो ये कीड़े मकोड़े हैं, वो सब किस में आएंगे? ऑर्थोपोडा में आएंगे। जैसे ये देखो, अब ये क्या है? ये मधुमक्खी है। देखो ये क्या है? ये मधुमक्खी है, तो किस में आएगी? ऑर्थोपोडा में आ गई। ठीक है, ये क्या है? टिड्डा है, किस में आया? ऑर्थोपोडा में। ये क्या है? ये मक्खी है। घर में पाए जाने वाले मक्खी, मच्छर, ये सब किस में आएंगे? ये चींटी है ना, कितना बड़ा शरीर दिख रहा है, ये चींटी भी किस में आएगी? ऑर्थोपोडा में। तो तुम्हारे घर में चींटी रेंग रही है, चाहे काली चींटी हो, चाहे लाल चींटी हो, ठीक है ना। तुम्हारे घर में मक्खी है, तुम्हारे घर में मच्छर है, ठीक है, कॉकरोच है, तितली है, ये सब जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे फिर वो कैटरपिलर हो, है ना, जो है पत्तियों में, पेड़ पौधों में नहीं होती है, जो पत्तियों खाती है, ठीक है ना। ये स्पाइडर, तुम्हारे घर में स्पाइडर भी होगी, मकड़ी भी होगी। मकड़ी भी किस में आ रही है? ऑर्थोपोडा में आ रही है। मतलब देख रहे हो ना कि तुम्हारे घर में जितने भी छोटे मोटे जीव जंतु, आपको छिपकली नहीं आएगी इसमें, ये ना सर छिपकली इसी में आएगी, छिपकली नहीं आएगी, वो ज्यादा बड़ी हो गई वो ऑर्थोपोडा। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, किस बात का, क्या बात कर रहा हूं? छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो फिर मकड़ी हो, या फिर वो मच्छर हो, या मक्खी हो, या कॉकरोच हो, या चींटी हो, या टिड्डा हो, कुछ भी हो, है ना, जितने भी कीड़े मकोड़े, क्या सब ज्यादा रखना है? कीड़े मकोड़े, क्या रखना है? अंग्रेजी में नाम आता है इंसेक्ट। कोई भी इंसेक्ट हो, कोई भी कीड़े मकोड़े हो, जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, वो सब किस में आते हैं बेटा? ऑर्थोपोडा में आते हैं। सब किस में आते हैं? सब के सब ऑर्थोपोडा में आएंगे। तो ऑर्थोपोडा क्या है? ये जंतु जगत का सबसे बड़ा क्या है? संघ है। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा संघ है। और फिर यहां पर क्या शब्द आ गया? यहां पर शब्द आ गया कि ये द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व समिति का मतलब क्या है? किसी भी जीव को आप सीधी रेखा से होते हुए अगर विभाजित करोगे तो उसका शरीर दाएं और बाएं दो बराबर समान भागों में विभाजित होगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्विपार्श्व समिति कहते हैं। ठीक है ना। और शरीर कैसा होता है? खंडयुक्त होता है। कैसा होता है? खंडयुक्त होता है। खंडयुक्त का मतलब क्या है? खंडयुक्त का मतलब है कि ये जो शरीर है, शरीर में सिर पाया जाएगा, सिर अलग होगा और धड़ अलग होगा। ठीक है ना। खंड का मतलब क्या है? सिर अलग होगा और धड़ अलग होगा। ठीक है ना। जुड़े हुए पैर भी मिलेंगे। पैर कैसे? जुड़े हुए। ठीक है ना। जुड़े हुए। मकड़ी के पैर देखिए ना, एक ही जगह से निकलते हैं। कितने पैर होते हैं? 8। एक ही जगह से निकल रहे हैं, जुड़े हुए हैं। मक्खी के पैर देखिए, एक ही जगह से निकलते हैं। ठीक है ना। मच्छर एक ही जगह से 2 पैर निकल रहे हैं, तो कैसे हैं? जुड़े हुए पैर हैं। तो जुड़े हुए पैर होते हैं। जो शरीर है वो सिर और धड़ में क्या होता है? जो शरीर है वो सिर और धड़ में अलग अलग विभाजित होता है। ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ठीक, जिससे कि जो रुधिर जो है वो वाहिकाओं में नहीं बहता है। कहां नहीं बहता है? वाहिकाओं में नहीं बहता है। पैर जुड़े हुए होते हैं। यहां अलग से देखो, इसको दिखाया गया है। जो पैर हैं वो जुड़े हुए होते हैं। उदाहरण की बात करेंगे तो चाहे झींगा ले लो, तितली ले लो, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, केकड़े, कुछ भी, जितने भी छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े हैं, वो सब के सब किस में आ जाएंगे बेटा? वो सब के सब किस में आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। ठीक है। जितने भी तुम कीड़े मकोड़े लोगे, चाहे झींगा हो, तितली हो, मक्खी, मकड़ी, मच्छर, समझे, बिच्छू, कॉकरोच, ये सब किस में आ जाएंगे? ऑर्थोपोडा में आ जाएंगे। सबसे बड़ा फाइलम है। द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। जो शरीर है वो खंडयुक्त होता है, मतलब कि सिर और धड़ में अलग होता है। पैर जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो परिसंचरण तंत्र है, वो खुला हुआ होता है। ठीक है। इसके अलावा एक यहां पर पॉइंट
जो हर जगह बताए जाते हैं हम कि उत्सर्जन अंग कौन सा है। उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? तो उत्सर्जी अंग इसका होता है मेलपिगियन बॉडी। क्या है? मेलपिगियन बॉडी, ठीक है ना। क्या होता है ये? उत्सर्जी अंग होता है। ठीक, तो हमने एनिलिडा में भी उत्सर्जी अंग देखा। एनिलिडा का उत्सर्जी अंग क्या होता है? नेफ्रीडिया। ठीक, ऑर्थोपोडा का उत्सर्जी अंग क्या है? मेलपिगियन बॉडी। ये जरूर पूछते हैं, 101% जो है ये उत्सर्जी अंग जरूर पूछा जाता है। बहुत ज्यादा क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो आने वाले जीव जंतु होते हैं वो ये विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं जो आपको अक्सर घरों में दिखते हैं, घरों के बाहर दिखते हैं। छोटे मोटे जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, जितने भी इंसेक्ट हैं, वो सब के सब किसके अंतर्गत आते हैं? सब के सब जो है वो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आपको दिखाई देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा आज का? होमवर्क है आपका ये। ठीक है, क्या है कि एनेलिडा के जंतु, जो एनेलिडा के जंतु हैं वो और ऑर्थोपोडा के जंतु वो किस प्रकार से भिन्न है। मतलब कि आपको यहां कुछ लगभग 5 पॉइंट किसके बारे में लिखना है? एनेलिडा के बारे में लिखना है। ठीक है ना। और 5 पॉइंट आपको किसके बारे में लिखना है? ऑर्थोपोडा के बारे में लिखना है। तो दोनों के बारे में आपको यहां 5-5 पॉइंट लिखने हैं। उनको अंतर बताना है कि एनेलिडा में और ऑर्थोपोडा में क्या अंतर है। ठीक है, तो आज बेटा हम लोगों ने किस टॉपिक को कवर किया? आज हम लोगों ने जिस 2 महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया वो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा। ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीस और निमेटोडा, जिसको हम लोग एस्केहेल्मिन्थीस के नाम से भी जानते हैं, तो ये 3 टॉपिक को कवर किया था। आज हम लोगों ने एनेलिडा और ऑर्थोपोडा को कवर किया है। तो लगभग हम लोग 6 फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं। 4 फाइलम के बारे में और पढ़ना बाकी है, जो हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को।